बरकरार रखने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया, संसद का इस्तेमाल किया, जुडिशरी का इस्तेमाल किया। फकत ये कि हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको सत्ता का गुलाम बना दिया। अब 70 साल के बाद हर तरीके की सरकार आपने देखी, हर तरीके की सरकार आप बना चुकी। जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वो सब आप कर चुके। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 पैदा नहीं हुई, 2014 इसलिए पैदा हुई कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। और जब आपको ये लगा, जितना भी आपके पास ऑप्शन थे आपने सारे इस्तेमाल कर लिए, रीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे, इसके नाम पे, अगड़ों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे। और अब तो कमाल हो गया है इस देश के अंदर, अब दलित है और उसमें भी एक महादलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा। इस सिलसिले को इस समाज ने कोई मानना नहीं था इस बात को। जब हम बाहर ये बात कहा करते थे तो लोग कहते थे आप क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए मुमकिन है। लेकिन हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि 1970 में, 1947 में जो भी कुछ हुआ हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं थी। हम एक मूक दर्शक की हैसियत में देख रहे थे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन इस दौर में हमें इस बात का फख्र है कि जो गलती हमारे बुजुर्गों ने सत्ता के लालच में की थी, उस गलती को हमने अपने सामने खत्म होते हुए देखा। यहां तक का जो सफर है जिसकी तरफ पूरा देश चिंतित है, देश भर में लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये पहली बार में भारतीयों के बीच में एक ऐसी भूख जिसे कह सकते हैं, आप उसे राष्ट्रवाद का नाम दे दें, आप उसे किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज को पहली बार अपनी कमियों को जानने, उन कमियों को सुधारने और क्या सच है उसको सुनने की जबरदस्त भूख पैदा हुई है। और यही एक कारण है कि आप जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे जैसे आप उनके झूठे तर्कों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों को डर लगने लगा है। अभी आपने कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है जिसे इस देश के संविधान के विरुद्ध माना जाए, इस देश में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ माना जाए। ये ताकत जिसको लोग पिछले कई सौ सालों से कायरता समझ रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे कि हिंदू हजारों जातियों में बटा हुआ है, हिंदू लालची है, हिंदू धोखेबाज है, ये तमाम सवाल सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ और जिस मेरे बच्चे में बताया गया उस 12 साल उस मुल्क में रहा जहां आपके बारे में बहुत कुछ सही भी सोचा जाता था। और मैं ये मानता था कि ये वो बात सोच रहे हैं जो गलत नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को कभी अपनी शान में, अपने सम्मान में कभी उनको ठेस ही नहीं पहुंचती थी। हम कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए, और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपसे बड़ा समाज, बड़ा पढ़ा लिखा समाज, बड़ा बुद्धिजीवी समाज, बड़ा इंटेलेक्चुअल समाज अगर आपके बारे में कुछ सोचता थोड़ा बहुत गलत तो बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि कम से कम हमसे सुपीरियर लोग सोचते हैं। मेरा दुख इस बात का है कि जिन्होंने 14 साल में एक सुई नहीं बनाई है, जिन्होंने 14 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हर सिविलाइजेशन को तबाह किया है, उन्होंने भी आपके ऊपर राज करा है। वो आपको आज बता रहे हैं पूरी दुनिया में हम क्या हैं और आप क्या हैं। इसलिए 2020 और 2019 मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि 2014 में बहुत लोगों ने कहा कि ये तो लोगों का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी कई सालों की, उस नाराजगी की वजह से लोगों को कहीं वोट देना था और उन्होंने वोट दे दिया और वो इत्तेफाक से हुआ कि मोदी साहब को मिल गया। और उसके बाद में कई एनालिसिस हुई, तमाम बड़े बड़े
कम्युनिस्टों ने अजीबोगरीब धमकियां देना शुरू की। यानी लोकतंत्र में अगर जो आदमी जिसको आप जिताना चाहते थे वो हार गया और जिसको नहीं जिताना चाहते थे वो जीत गया, तो लोग बोले कि लोकतंत्र खतरे में। अब ये जुमला उनका कुछ दिन तो चला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर ये जीत गए तो हम चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? चले जाएंगे, आपको पहले से रोका तो था नहीं। तो ये आपकी एक सेट मानसिकता है कि हम बुद्धिजीवी हैं और हम ही देश चला सकते हैं, हमारे अलावा कोई देश चला ही नहीं सकता है। क्योंकि देश चलाने का जो हुनर और फन ट्रांसफर ऑफ पावर से कुछ लोगों को मिला था, वो समझते थे कि ऐसे चलेगा। तो उनको यकीन नहीं था कि 2014 के बाद बहुत लोग इससे रोकने के शायद हो सकता है कि हम रोक देंगे अगली बार। तो 5 साल में जितने भी उनके पास हथियार थे उन्होंने सबका इस्तेमाल कर दिया। ये भी हो सकता था थोड़ा इंतजार तो कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास अवार्ड है, अवार्ड भी हम वापस कर देंगे, हमने किताबें लिखी, किताबें भी हम वापस कर देंगे। कुछ एडिटर थे वो जाने वाले थे, लगा हुआ ये कि 2014 से 19 तक अब उनके पास कुछ बचे नहीं वापस करने। और आपने भी पूरी शांति के साथ, पहली बार मैं नहीं जानता कि 5000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं उसका रिटेल इतिहास है, हम सनातन के लोग हैं, वो सब है, लेकिन 70 सालों के अंदर भारतीय समाज को उसके अंदर इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ सकती है, उसके अंदर देश को लेकर के इतनी प्रतिबद्धता आ सकती है, ये कमाल की थी। तो जो लोग 2014 के चुनाव को गुणा भाग से देखते थे टेलीविजन पे, तो माशाल्लाह इस देश में जो टेलीविजन पे आता है वो तो अल्लाह ने ज्ञाता हो जाता है, उसमें तो अद्भुत ज्ञान होता है, उसके अलावा ज्ञान होते ही नहीं। एक अकेला 15 लोगों को ज्ञान देता है, ये लोगों को था कि ज्ञानी तो हम ही है, बाकी लोगों को तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, तो कोई नया नैरेटिव कैसे आएगा? तो खूब नैरेटिव भी निकाले गए और मीडिया ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन आपने खामोशी से चुपचाप बगैर शोर मचाए उन लोगों को जो बार बार ये कहते थे कि 2014 तो किसी के गुस्से के कारण पैदा हुआ है, और 2014 से 2019 तक सबसे ज्यादा अत्याचार भी आप ही पे हुआ। सारे ऐसे काम किए गए। ये साउथ मुंबई की सभा है, यहां जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें हमारे मित्र हैं झुंझुनू के, उन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है कि पूरे देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें 27% सिर्फ साउथ मुंबई का हिस्सेदार है। तो कभी आप भी एक बार सरकार से पूछते कि जो टैक्स हम देते हैं ये जाता कहां है? एक आध बार तो पूछने का हक है आपको कि नहीं? टैक्स देने का अधिकार है तो इसका भी आपके पास अधिकार होना चाहिए कि भाई हमारे टैक्स से सड़कें बने, हवाई जहाज बने, ये समझ में आता है, लेकिन हमारे टैक्स से मूसा आतंकवादी को 12 लाख की एफडी की जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। कश्मीर में एक योजना चलाई थी स्कार्फ वाली मैडम ने, और बड़ी नाराज थी हमसे, तो खासतौर से नाराज है, उनके वालिद साहब भी बहुत नाराज थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितनी हमको धमकियां दिलवा सकती है दिलवाई, लेकिन उनको शायद ये गलत फहमी थी कि मैं किसी धर्मशाला में पढ़ा हूं। मैंने उन्हें बताया कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया था मैं वही पैदा हुआ। आपकी फितरत को जानता हूं और आपकी धमकियों को भी जानता हूं, किसी गलत फहमी मत रहिएगा। महबूब मुफ्ती जी कश्मीर से निकल के दिल्ली नहीं पहुंचती, आप वहीं बैठे बैठे धमकियां देती। कई प्रोग्राम उन्होंने मेरे कैंसिल करे, लेकिन मैंने ये ठान ली थी कि किसी भी कीमत पर पूरे देश को बताऊंगा कि ये आर्टिकल 35 पे है क्या, इसके साथ क्या हुआ।
पूरे देश को आर्टिकल 35A के बारे में पता चला तो मेरा विश्वास इसलिए बढ़ा, नहीं मैं तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूं। जिस मुल्क से नंबर 2 के पैसे लेकर के इस देश में स्लीपर सेल का लोग काम करते थे, उसी देश से नंबर 1 पैसा लेते थे। अब उनकी आगे हेडलाइन छपती है कि पैसा हम देते थे, काम ही हिंदुस्तान का करता था। अब उनको ये तकलीफ है, मैंने नौकरी छोड़ दी। हमारे यहां किसी भी बात को, किसी भी समस्या को कैसे साइड ट्रैक कर दिया जाए, उसे आगे बढ़ा दिया जाए, उसको कन्फ्रंट नहीं करते हम, उसको आगे बढ़ाते हैं। और उस आगे बढ़ाने में कोई भी नए किस्म का स्लोगन, कोई भी नारा गढ़ दो, समाज को बता दो, समाज बिजी हो जाता है। और वैसे भी हम लोग जो है बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि कश्मीर में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है। हमारा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि कौन हमसे क्या लेना देना, जब यहां होगा तब हम होगा। कश्मीर में कोई धारा 35A और 370 नहीं होती है। सिर्फ जो लोग इसको एक धारा मानते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। मैंने धारा नहीं माना। जिन लोगों को इस्लाम के बारे में बड़ा भ्रम है, बिना पढ़े ही उसमें नोबेल प्राइज दिलाते हैं और पूरे दावे से कहते हैं, इतने दावे से तो वो मौलवी साहब भी नहीं कह रहे जिन्होंने कुरान पढ़ा। लेकिन ये फैशन है हमारे कि हमें हर चीज पे बोलना है। बल्ला पकड़ना आता नहीं है, लेकिन तेंदुलकर को इस बॉल पे ऐसा शॉट मारना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम हर चीज के एक्सपर्ट हैं। और अगर कोई पूछेगा मुझसे आकर कि साहब इसमें बोलिए, तो मैं इसे इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो ये कहने में शर्माते थे इस विषय के बारे में जानता नहीं, उस पर किसी और से पूछिए। हम उस पर भी राय देते थे। टेलीविजन का माइक सामने आने के बाद कुछ भी बोल देते थे। जो लोग पिछले कई सौ सालों से इस गलतफहमी के शिकार हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, आज आपको समझ में शायद देर से आया है। मेरी पूरी बचपन से लेकर अब तक की स्टडी ये कहती है, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। हम चीजों को क्यों छुपाते हैं, मैं ये नहीं समझता। आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आप किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप सच को सच नहीं कह रहे तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे यहां एक अपॉलजेटिक एटीट्यूड बना हुआ है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। कमाल है, यहां तक तो मैं मानता हूं कि आतंक का सच में कोई धर्म नहीं होता। अगर आपने को सही बात बताई जाती तो आप इस नैरेटिव को उसी दिन खारिज कर देते, क्योंकि आपके और हमारे बीच में ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े गए हैं कि हमको उसका मतलब भी नहीं पता। मैंने कल भी युवाओं के सामने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक है, अनादिकाल से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक एक ही धर्म था और है और रहेगा, उसका नाम है सनातन। इसलिए धर्म एक है पूरी दुनिया में, अगर कोई है। मजहब और रिलीजन बहुत सारे हैं। इंग्लिश के वर्ड रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म नहीं हो सकता। हमने मजहब और धर्म को एक ही तराजू में रखा हुआ है। हिंदी में रिलीजन का मतलब पंथ होता है, धर्म नहीं होता। इसलिए जब कोई ये कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूं बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम ईमानदार मुसलमान हो, सच में आतंक का कोई धर्म नहीं होता।
आतंक का मजहब होता है। और कमाल ये है कि छोटी छोटी घटनाओं से लोगों को आतंक का मजहब पता चल जाता है। एक ही दुनिया में मजहब है कि उस आतंक का मजहब ही हमें पता चल रहा है। इसलिए कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की बीमारी से ग्रस्त हैं। सच से कहने से कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए उस सच को सिर्फ किसी तरह से किनारा कर। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस्लामिक आतंकवाद है। हम वैसे तो अमेरिका की बड़ी नकल करते हैं, मौका मिले तो जाना भी चाहते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट आपके प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला यूएस और भारत मिलकर करेंगे। वो बता रहे उसको कोई डर नहीं है। उनकी तो पॉपुलेशन 35 करोड़ है पूरे अमेरिका की, और आपके यहां तो 35 करोड़ वो है तब भी आप नहीं बोल पा रहे। अरे कम से कम अपने यहां जो डर बैठा हुआ है, यहां जो कंफ्यूजन है, जब तक ये ठीक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर का जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है